ममता लहूलुहान हुई। एक दोपहर रसोई में काम करते हुए मेरी नज़र चीनू पर पड़ी। वह बाहर से अंदर आकर बगीचे का गेट बंद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो उसे बगीचे में खेलने के लिए ही कहा था। वह बाहर कब निकल गया मुझे पता ही नहीं लगा था। मैं तुरंत हाथ का काम छोड़ बाहर निकल आई। चीनू, तुम बाहर कब चले गए? मैंने बाहर जाने के लिए मना किया था ना। ये मेरा बॉल साथ वालों के घर चला गया था, वही तो लेने गया था। 4 वर्षीय मासूम चीनू अपने नन्हे से हाथ से साथ वाली कोठी की ओर इशारा करते हुए अपनी सफाई दे रहा था। उसके मुंह में कुछ था जिसके कारण वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मुंह में क्या है? मैंने डांटते हुए पूछा। टॉफी है, साथ वाले दादाजी ने दी है। और भी हैं, ये देखो। कहते हुए उसने अपने स्वेटर की जेब मेरे आगे खोल दी जो टॉफियों से भरी थी। मैंने तुम्हें बिना बताए घर से बाहर जाने और किसी से कोई चीज लेने से मना किया था ना? कहते हुए मैंने गुस्से से उसका कंधा झटक दिया। मेरी डांट सुनकर चीनू की आंखें डबडबा आई। मैंने तो उनको आवाज भी दी थी, मेरी बॉल वापस कर दो, लेकिन वह बोले आकर ले जाओ। वो ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। कहते हुए वह रो पड़ा। उसने गुस्से से बगल में दबी बॉल दूर फेंक दी और जेब से टॉफियां निकालकर फेंकने लगा। तभी, बेटा जाने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था ना। कहते हुए मैं उसे गोद में उठाकर अंदर ले आई। अब 4 साल के बच्चे को जमाने की ऊंच नीच क्या समझाती। वैसे पिछले कुछ महीनों से यहाँ रहते हुए मैं इतना ही जान पाई हूँ कि साथ वाली कोठी में कोई अधेड़ उम्र के पति पत्नी रहते हैं। दोनों घरों के बीच की ऊंची दीवार और उसके साथ लगे ऊंचे ऊंचे पौधों के कारण उधर का कुछ दिखाई तो नहीं देता। हाँ, अपनी छत पर आते जाते मैंने देखा है कि पड़ोसी दंपत्ति में पुरुष को फूल पौधों का बहुत शौक है। वह हमेशा पौधों के साथ ही व्यस्त रहता है। महिला शायद कुछ बीमार रहती है। वह अक्सर कुर्सी पर बैठी दूसरी कुर्सी पर पांव टिकाए रहती है। वह चलती फिरती बहुत कम है। नाराज चीनू को जब प्यार से पुचकारा तो वह पड़ोसियों के बारे में बहुत कुछ बताने लगा। चीनू उनसे मिलकर बहुत खुश था। उन्होंने ही चीनू से कहा था कि वह उन्हें दादा दादी बुलाए। उन्होंने चीनू को उनके घर आकर खेलने का निमंत्रण भी दिया था। दिन भर अकेले रहने वाले बुजुर्गों को समय बिताने के लिए कोई साधन तो चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताना भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मन यह सोचकर परेशान था कि मैंने कभी किसी पड़ोसी या मेहमान को उनके घर आते जाते नहीं देखा। ऐसे में चीनू को वहां अकेले भेजना क्या ठीक रहेगा? मैं मन ही मन किसी बहाने से पड़ोसियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने पर विचार करने लगी। एक तो पड़ोस का मामला है, आपस में जान पहचान और बातचीत तो होनी ही चाहिए। दूसरे चीनू जो उनकी इतनी बड़ाई कर रहा है, उसे भला मैं कब तक उनके यहाँ जाने से रोक पाऊंगी। अब अक्सर चीनू की गेंद पड़ोसियों के घर जाने लगी। गेंद लेने के बहाने वह उनके घर जाने लगा। लौटने पर उसकी जेब में टॉफियां और दिल में ढेर सारी खुशियां होती। एक सुबह चारदीवारी के उस तरफ से आ रही आवाज सुनकर मैं आंगन में गीले कपड़े फैलाती हुई कुछ ठिठक सी गई। जोर जोर से हथौड़ों के चलने और कुछ टूटने की आवाज थी। मेरी परेशानी तथा मेरा प्रश्न चीनू ने मेरे चेहरे पर पढ़ लिया था। खुशी से उछलते हुए बोला, मम्मी पता है ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने भी शरारत भरे अंदाज से उत्तर दिया, मुझे पता है ये आवाज तेरे दादा दादी के घर से आ रही है। आपको पता है वहां क्या बन रहा है? ये बन नहीं रहा, टूट रहा है बुद्धू। टूटेगा तभी तो कुछ बनेगा। लेकिन क्या? मैं तो यूं ही चीनू के साथ बच्चा बन गई थी। मुझे लगा बच्चा भला क्या जाने दीवार के उस पार क्या हो रहा है। तभी चार दीवारी का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट कर हमारी तरफ आ गिरा, जिसे देखते ही चीनू खुशी से तालियां बजाने लगा, जबकि मुझे कुछ गुस्सा आ गया। ये भला कैसे पड़ोसी हैं? वैसे तो चीनू से इतना प्यार जतलाते हैं और बिना बताए तोड़-फोड़ करके मलबा हमारे पौधों में गिरा रहे हैं। तभी चीनू मुझे झकझोरते हुए बोला, मम्मी पता है दादाजी वहां से मेरे आने जाने के लिए रास्ता बनवा रहे हैं। क्या? सुनते ही मैं चौंक उठी। आप हमेशा मेरे गेट से बाहर जाने पर मुझ पर गुस्सा करती हैं ना? अब तो मैं अपने बगीचे से ही उनके घर पहुंच जाऊंगा। मुझे बाहर से नहीं जाना पड़ेगा। दादाजी कहते हैं अब मुझे उनके घर आने के लिए बॉल का बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हारी डांट खानी पड़ेगी। पड़ोसी किस हद तक हमारे चीनू से प्यार करते हैं, उसे अपना समझते हैं तथा उसकी परेशानी को महसूस करते हैं। मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि एक और बड़ा टुकड़ा दीवार से गिरा, जिसके गिरते ही दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। उसमें से झांकते हुए पड़ोसी ने चीनू को आवाज दी,
उनकी आवाज़ सुनते ही चीनू मेरा हाथ छोड़कर दौड़ पड़ा। उन्होंने बहुत सँभाल कर उसे वहाँ से अपनी ओर निकाल लिया। उस जगह को एक छोटे से रास्ते की शक्ल दे उसमें लोहे का जालीदार दरवाज़ा लगवा दिया गया था। मज़दूरों को काम करते-करते रात हो गई थी, इसलिए मैं चाहकर भी उस नए बने रास्ते से जाकर पड़ोसियों का धन्यवाद न कर सकी। दफ्तर से लौटकर चीनू के पापा भी इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए। कारण जानकर वे भी पड़ोसियों की सहृदयता की प्रशंसा करने लगे। अगली सुबह उठते ही दूध पीकर चीनू दौड़ता हुआ उस दरवाजे के रास्ते जैसे ही पड़ोसियों के घर गया, पीछे-पीछे उसके पापा भी चले गए। वे काफ़ी समय तक उस वृद्ध से बात करते रहे। लौटे तो मुझे भी उनके बारे में बताने लगे कि हमारे पड़ोसी बहुत ही भले लोग हैं और हमारे चीनू से बहुत प्यार करते हैं, वगैरह-वगैरह। दोपहर को मैं चीनू के नहाने के लिए पानी गर्म कर उसे बुलाने गई, तो मुझे देखते ही बगीचे में बैठी वह वृद्धा लड़खड़ाती जैसे-तैसे कदम रखती चलती हुई मेरी ओर आई। मेरे नमस्ते करते ही मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देती हुई बोली, "बेटी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम सब ज़रूर आना।" बोलते हुए उनकी ज़बान कुछ लड़खड़ा सी रही थी। शायद किसी बीमारी के कारण उन्हें चलने और बोलने में कठिनाई होती होगी। मैं तो बहुत कुछ कहना या पूछना चाहती थी, लेकिन तभी वह वृद्ध तेज कदमों से वहां आ पहुंचे और अपनी पत्नी को डांटते हुए उसे थामकर वापस उसकी कुर्सी तक ले जाने लगे। माफ करना बेटी, ऐसे में कहीं गिर गिरा गई तो बुढ़ापे में मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। अपने पति के सहारे चलती हुई वृद्धा पीछे मुड़कर मेरी ओर देखती हुई बोली, बेटी आना जरूर, याद रखना कल शाम को। हाँ, हाँ, आएँगी, आएँगी। पहले तुम चलकर बैठो। अब इस बुढ़ापे में अपने और मेरे लिए और मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो? इतना सा चलने से ही महिला की सांस फूलने लगी थी। वह अपने पति की बाहों में लगभग झूलती हुई सी कुर्सी पर जा बैठी। ऐसे में कुछ कहना या पूछना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं चीनू को लेकर आ गई। मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। इस बुढ़ापे में भी दोनों में कितना प्यार है? पति को पत्नी की कितनी चिंता है, उसका कितना ख्याल है? लेकिन बेटा कैसा है, जिसे अपने बूढ़े माता-पिता का ज़रा भी ख्याल नहीं? बेटे को तो कभी देखा भी नहीं। रात को मैंने पति को दोपहर वाली घटना बताई, साथ ही अपने मन में उठ रहे सभी प्रश्न भी कह डाले। पति ने बताया कि उनसे हुई पहली मुलाकात में बातों का केंद्र तो चीनू ही रहा। वैसे कुछ इधर-उधर की बातें भी हुई, लेकिन उनके बेटे का कहीं कोई ज़िक्र नहीं आया। हम दोनों अनुमान लगाने लगे कि हो सकता है बेटा कहीं किसी दूसरे शहर में नौकरी करता हो और अपना जन्मदिन मनाने माता-पिता के पास आता हो। यह भी हो सकता है कि बेटा शादीशुदा हो और अपने परिवार के साथ किसी दूसरे शहर में रहता हो। आजकल की नौजवान पीढ़ी बुजुर्गों का साथ कहाँ पसंद करती है। बेटा भले ही बूढ़े माता-पिता को भूल जाए, लेकिन माता-पिता बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? माता-पिता के लिए बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएँ, बच्चे ही रहते हैं। लेकिन बच्चों के लिए माता-पिता बूढ़े होने पर बेकार हो जाते हैं। हमारी बातचीत का सिलसिला एक ऐसे मोड़ पर आ गया था कि मैं उदास हो गई। मैं सोचने लगी क्या हमारा चीनू भी बड़ा होकर ऐसा ही करेगा और हम पति-पत्नी भी बुढ़ापे में इसी तरह बेकार की चीज़ हो जाएँगे? मैंने सुबह पति से शाम का प्रोग्राम पूछा तो कुछ सोचते हुए बोले, पड़ोस का मामला है, हमारे चीनू से इतना प्यार भी तो करते हैं, जब इतने आग्रह से बुलाया है तो जाना ही चाहिए। दिन भर मुझे कई तरह के विचार सताते रहे। मैं सोचती क्या वृद्ध दंपति से उनके बेटे के बारे में पूछना ठीक रहेगा? फिर ख्याल आता कि अब पूछना क्या है, शाम को सब पता लग ही जाएगा। तभी सोचती किसी दूसरे पड़ोसी से जाकर पूछूं, क्या वह जन्मदिन पर जा रहे हैं? तभी विचार आता कि हो सकता है उन्होंने किसी और को बुलाया ही ना हो, हमें चीनू के कारण आमंत्रित किया हो। ऐसे में किसी दूसरे पड़ोसी से इस विषय में बात करना क्या ठीक रहेगा? इसी उधेड़-बुन में शाम हो गई। चीनू दोपहर को उनके घर गया तो था, लेकिन उल्टे पाँव लौट आया क्योंकि उसके दादाजी बाजार गए हुए थे और दादी उसके साथ खेल नहीं सकती और उनकी बात भी चीनू की समझ में नहीं आती। शाम को पति बहुत ही सुंदर ताजे फूलों का गुलदस्ता लेकर लौटे। हम तीनों तैयार होकर उसी बगीचे के छोटे दरवाजे के रास्ते पड़ोसियों के घर पहुंच गए। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। हमें आया देख चीनू के दादाजी बाहर आ गए। हमारे अभिवादन का उन्होंने अनमना सा उत्तर दिया। चीनू का हाथ पकड़कर वह चुपचाप हमारे आगे आगे बैठक की ओर चल पड़े। हम उनके पीछे पीछे थे। आपको बेकार ही परेशानी हुई। दरअसल बीवी की बीमारी को देखते हुए मैं उसे कुछ कहता नहीं। कहते हुए उनकी आंखें भीग गई। ये कैसा जन्मदिन था? हम दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चीनू भी अवाक खड़ा उनका मुंह देख रहा था।
अब हमारा शक यकीन में बदल गया था कि बेटे ने बूढ़े माता-पिता को बिसार दिया है, लेकिन वे बेचारे अपनी औलाद को नहीं भुला पा रहे। हम दोनों को हैरान देखकर बिना कुछ कहे वह इशारे से हमें दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ का दृश्य देखकर हमारी भी आंखें भर आई। एक नौजवान की बहुत ही बड़ी फ्रेम की हुई तस्वीर पर फूल माला चढ़ी हुई थी, उसके आगे अगरबत्ती जल रही थी। एक और जन्मदिन का केक भी रखा था। तस्वीर के आगे माथा टिकाए वह वृद्धा रो रही थी। हमने भी फूलों का गुलदस्ता उस तस्वीर के आगे रख दिया। कुछ क्षणों तक सब कुछ आंसुओं में डूब गया। फिर संयत होकर वृद्ध हमें वापस ड्राइंग रूम में ले आए। मैंने वृद्धा को साथ ले चलने का इशारा किया तो उन्होंने मना कर दिया। बोले माँ है, इसे आंसू बहाकर जी हल्का कर लेने दीजिए। अपने आंसू पहुंचकर स्वयं को संयत करते हुए उन्होंने हमें बताया कि फोटो वाला नौजवान वीरभान उनका इकलौता बेटा था। अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध वह मिलिट्री में भर्ती हुआ था। उरी सेक्टर में अचानक एक दिन दुश्मन की एक गोली उन दोनों के बुढ़ापे की लाठी तोड़ गई थी। इसकी माँ यह समाचार पाते ही सदमे से बेहोश हो गई। इसने तो बेटे की लाश तक नहीं देखी। अब वह ना ठीक से चल पाती है, ना बोल ही पाती है। तब से उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। कभी समझती है बेटा जीवित है और उसके लौटने की बातें करती है। कभी कहती है देश के शहीद मरते नहीं, अमर हो जाते हैं, इसलिए उसका जन्मदिन मनाती है। वीरभान जब शहीद हुआ, उसकी 4 महीने बाद शादी होने वाली थी। यह सब सुनकर हम स्तब्ध रह गए। हम सोच में पड़ गए कि यह एक ऐसे शहीद के माता-पिता हैं जिसने देश की ओर आने वाली दुश्मन की गोली के आगे अपना सीना कर दिया। हमें आज़ादी का जीवन देने वाले शहीद के माता-पिता इतनी गुमनामी और इतने दुखों में बिना सहारे जी रहे हैं और हम पड़ोसी होकर भी आज तक बेखबर हैं। जब हम भी उनका दुख नहीं जान पाए, तो फिर भला पूरा देश उनके बारे में क्या जानता होगा? कितने स्वार्थी हैं हम लोग। तभी वह चीनू को गोद में लेते हुए बोले, चीनू से हमारा दिल लगा रहता है, इसके साथ हम अपना गम भूल जाते हैं। आपका ही पोता है बाबूजी। हमें अफ़सोस है कि हम आज तक आपके गम में शामिल नहीं हो पाए। हमें गर्व है कि हम आपके पड़ोसी हैं। पति ने आगे बढ़कर उनके झुके कंधे पर अपना सांत्वना भरा मजबूत हाथ रख दिया। मैं उठकर दूसरे कमरे में जाकर उस अमर शहीद की माँ को सांत्वना देने लगी। उस दिन जन्मदिन का केक चीनू ने काटा। वीरभान की वीरता के किस्से सुनते हुए हमने उस अमर शहीद का जन्मदिन मनाया। अब हम अक्सर उनके घर आते जाते हैं। उनके दुख सुख में शामिल होकर उनके अकेलेपन के साथी बन गए हैं। अब चीनू ही उन्हें दादा दादी नहीं कहता, हम भी उन्हें माँ बाबूजी कहते हैं। अब शाम को आस-पड़ोस के बहुत से बच्चे चीनू के साथ उसके दादा-दादी के आंगन में खेलते हैं। कोई भी दिन त्योहार हो, हम सब सार्वजनिक रूप से मिलकर उन्हीं के आंगन में मनाते हैं। वर्षों से उनके घर में फैले सन्नाटे में अब जीवन का संगीत गूंजने लगा है। बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी हैं। हम सब ने सलाह करके पास के एक स्कूल में वीरभान के नाम से एक छात्रवृत्ति की घोषणा भी करवा दी है। फिर भी मन में एक बोझ सा रहता है। मैं अक्सर सोचती हूँ आखिर क्यों बनाए हैं मनुष्य ने ये हथियार, ये बंदूकें, ये गोलियाँ? शायद कभी किसी हथियार बनाने वाले का सामना कभी किसी शहीद की माँ के आंसुओं से नहीं हुआ।